अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट था रिस्पायरेटरी सिस्टम का, रिस्पायरेटरी सिस्टम ने हमने एनाटमी ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ी और उसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़े कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, पूरा एयर पैसेज वे पढ़ा। और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें ब्रीथिंग पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग या वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आराम से आपने तसल्ली से बैठ के 2-3 दफ़ा आपने सुनना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेंटिलेशन सिस्टम। और वेंटिलेशन सिस्टम में एयर एक्सचेंज का मैकेनिज़्म जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है कि ये किस तरह से एयर जो है वो एक्सचेंज होती है एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज़म के दरमियान में। ठीक है, तो इस में सिस्टम के ये जो सिस्टम है ये साइक्लिक मैनर में चलता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्या होगा, साइक्लिक मैनर में ये चलेगा। और इसके 2 फेज़ होते हैं और उन फेज़ में पहला एक फ़ेज़ मुकम्मल होगा, फिर दूसरा मुकम्मल होगा, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगा ब्रीथिंग का। तब हम कहेंगे कि अब ये ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जो पहला फेज़ है, पहले फेज़ को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। पहले फेज़ को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन का जो मैकेनिज़्म है, इंस्पायरेशन के मैकेनिज़्म को हम कहते हैं इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन। और इनहेलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें जो एयर है वो इनहेल करते हैं। एयर को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ये प्रोसेस है द प्रोसेस इन विच द एयर इज टेकन इन। ठीक है, टेक द एयर इन टू द बॉडी। ठीक है, और ये जो पहला फेज़ होगा ब्रीथिंग का या वेंटिलेशन सिस्टम का, इसमें हम एयर को इन करेंगे। तब इसमें हम एक बात जहन नशीन कर लें कि जो लंग्स हैं, लंग्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते एयर एक्सचेंज में, क्योंकि लंग्स जो है वो जस्ट स्टोरेज बॉडीज़ हैं, स्टोर होती है हवा इनमें। एक हमारे पास एक कैविटी है जिसमें एयर स्टोर होती है। ठीक है, एक ऑर्गन है और ऑर्गन के अंदर एक प्रॉपर कैविटी मौजूद है जिसमें एयर स्टोर होती है। ठीक है, तो ये स्टोरेज बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो इनका एयर एक्सचेंज के साथ जो है वो यानी एयर एक्सचेंज के मैकेनिज्म में कोई सच रोल नहीं है। तो रोल किसका है? वो रोल आता है, टिपिकली आता है मसल्स का, जिसमें डायफ्राम का मसल है, इंटरकोस्टल मसल है। और ठीक है, तो इन मसल्स के थ्रू जो एयर है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से मसल्स टिपिकली कौन से क्या इन्वॉल्व होंगे। मसल्स जो है वो बेसिकली एयर एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग में। तो मसल्स में हम देखें, हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है? डायाफ्राम। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डायाफ्राम की बात करेंगे। जो डायाफ्राम चूँकि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिस कैविटी को क्या कर रहा था, वो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम इंस्पायरेशन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है, लेस डोम्ड शेप्ड होता है। ये क्या होता है? लेस डोम शेप में मौजूद होता है, लेस डोम्ड शेप में। डोम टिपिकली यहाँ पे हम बता रहे हैं कर्व को, कि जो डायाफ्राम है यहाँ पे आप देखिए हल्का सा कर्व्ड है। ठीक है, तो ये कर्व फॉर्म में यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिस कैविटी के दरमियान में मौजूद होता है। जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है, रिलैक्स फॉर्म में होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रिलैक्स होता है। ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में होता है और ये लेस डोम शेप में होता है। तो तब इसकी वजह से जो लंग्स है, लंग्स में स्पेस क्या हो जाती है? स्पेस इंक्रीज हो जाती है। तो लंग्स में स्पेस क्या होगी? स्पेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लंग्स में जो स्पेस है ये इंक्रीज हो जाती है। जब लंग्स में स्पेस इंक्रीज होती है तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मसल्स का हम कह रहे थे, ये एक डायफ्राम का हमने बताया। अब इधर देखते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल जिस तरह मैंने बताया था कि 2 रिब्स के दरमियान में 2 सेट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरनल
इंटरकोस्टल मसल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जब इंस्पायरेशन हो रही होती है तो उस दौरान जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये रिलैक्स होता है, ठीक है, ये रिलैक्स फॉर्म में होता है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अंदर का जो मसल है जो कि इंटरनल कोस्टल मसल होगा, जब वो रिलैक्स होगा तो इसका मतलब है कि वो अलाउ करता है इस लंग्स को कि ये एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। जब ये एक्सपैंड होता है तो इसमें जो ये स्पेस है ये स्पेस क्या हो जाती है, ये स्पेस इंक्रीज हो जाती है। तो तब एयर क्या होती है, एयर आके, ठीक है, एयर क्या होगी, एयर यहाँ पे आती है और डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है, तो डिपॉजिट हो जाती है। अब ये पूरा एक साइकिल है कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके दौरान हम देखते हैं कि जो रिब केज है, रिब केज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो रिब केज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रिब केज, ठीक है, रिब केज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रिब केज जब हम सांस लेते हैं ना तो देखें ये क्या होते हैं, ये एक्सपेंड होते हैं, लंग्स क्या होंगे, ये एक्सपेंड होंगे। जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से जो रिब केज है ये फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है, आगे की तरफ आता है, सीना हमारा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो रिब केज है इसकी मूवमेंट कैसे होती है, इसकी मूवमेंट होती है फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट कैसे होगी, फॉरवर्ड होगी, ठीक है। जब सांस लेते हैं हवा भर जाती है तो वो बाहर की तरफ सीना निकल आता है, तो रिब केज जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, एक और ये जो इंस्पायरेशन है ना, इंस्पायरेशन को टिपिकली हम कहते हैं कि इंस्पायरेशन जो प्रोसेस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ये एक्टिवली जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें हमें असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है टू इनहेल द एयर, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, वो एक्टिव होगा, ठीक है। प्रोसेस कौन सा होगा, ये एक्टिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी ऑफ एयर, ठीक है, इनटू द बॉडी या इनटू द लंग्स। क्लियर है, ये हो गया पहला फेज, ठीक है, फेज 1, ये फेज 1 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो दूसरा फेज होगा, दूसरे फेज में हम देखते हैं दूसरा फेज जो है जिसको हम नाम देते हैं एक्सपायरेशन का। और जो एक्सपायरेशन का फेज है, एक्सपायरेशन के फेज को हम इन एक्सहेलेशन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक्सहेल करते हैं हम एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, आउट ऑफ द बॉडी जो है ना वो एयर को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, टेक द एयर आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमने एयर को बॉडी से बाहर जो है वो ट्रांसफर करना है। तो अब कैसे होगी बॉडी से बाहर, तो इसमें सबसे पहला रोल आता है डायफ्राम का। तो डायफ्राम जो है, डायफ्राम का जो रोल होगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पे जो डायफ्राम का रोल था वो इनफ्लैट हो चुका था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, लेस डोम शेप था, जबकि यहाँ पे देखें यही जो डायफ्राम है ये क्या होता है, ये मोर डोम शेप्ड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मोर डोम शेप्ड हो जाता है, मोर कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अपवर्ड मूवमेंट करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोर डोम्ड शेप होगा, ठीक है, इसकी बनेगी। अच्छा, अब जब ये मोर डोम शेप होगा तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मोर डोम शेप्ड होता है, तो आपको पता है कि ये नीचे से पुश करता है लंग्स को। जब नीचे से लंग्स को पुश करता है तो इसका जो प्रेशर होता है वो एयर पे पड़ता है, और एयर क्या होती है, वो अपवर्ड मूवमेंट करती है और लंग्स से बाहर जो है वो थ्रू एयर पैसेज वे लंग से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
डायफ्राम का, ठीक है। तो जब अच्छा ये क्यों ऐसे होता है, क्योंकि जब ये अपवर्ड मूवमेंट करता है तो आपको पता है लंग्स फ्लेक्सिबल हैं और वो क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लंग्स क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उनमें जो एयर स्पेस है, जो एयर स्पेस बनती है या जो लंग्स की स्पेस है, ये क्या हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है। ये क्या होगी, ये एयर स्पेस इसमें क्या हो गई है, ये रिड्यूस हो गई है। जब जगह रिड्यूस हो जाती है, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो एयर क्या होती है, वो एयर पैसेज वे के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी चली जाती है। लेकिन इसी एक्सपायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंटरकोस्टल मसल्स जो है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। और अब देखें, जब आप सांस ले रहे थे तो हम सीना क्या हो गया था, बाहर की तरफ मूव किया था, चौड़ा हो गया था। लेकिन अब आप सांस को एक्सहेल करते हैं वापस, ठीक है। तो आप क्या, फॉर एग्जांपल ये मैंने सांस लिया और अब मैंने सांस वापस एक्सहेल किया, एयर को एक्सहेल किया, तो मेरा जो चेस्ट की जो पोर्शन था वो बैकवर्ड गया है, अंदर की तरफ गया है, ठीक है। तो जब अंदर की तरफ गया है तो तब हम लिखते हैं कि रिब केज मूवमेंट करता है बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज होती है। इसी तरह ये अच्छा, ये तो अब देखें पहला फेज क्या था, इंस्पायरेशन, उसमें हमने पूरा देखा कि क्या कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे और उसके बाद क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक्सपायरेशन हुआ, एक्सपायरेशन में भी पूरा इफेक्ट चेक किया और एट द एंड रिब केज तक हमने एंड किया। बट इट इज़ द प्रोसेस दैट इज पैसिव प्रोसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। एज द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इंक्रीजेज, it is passively transported या it is passively eliminated from the body through respiratory system, clear। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी खुद ब खुद, उसकी मिकदार ज़्यादा होती है तो वो उसको खुद ब खुद क्या करती है, वो आउट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो प्रोसेस है ये क्या होगा, ये पैसिव प्रोसेस होगा, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एज द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट विल इंक्रीजेज, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, द phase 2, in which phase 2 the expiration will be performed very quickly, clear। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम का, क्लियर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।